नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। बिहार के जिन बच्चों का कल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अर्थात कल पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो में आने वाले कुल जितने सारे प्रश्न हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, और यदि आपको उनके उत्तर याद ना हो तो आप लोग उनके उत्तर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, अर्थात कल पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। आप सभी से पूछा गया है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। दोस्तों, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक अगर कोई होता है तो वह होता है सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 2 नंबर के सवाल में है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था। आप सभी को बताना है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था। पटना में, मुंबई में, मद्रास में या कोलकाता में। तो दोस्तों, 2 का सही आंसर होगा मद्रास, ठीक है। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में ही स्थापित किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, निर्देशक सिद्धांत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा का राइट आंसर बताएंगे। तीसरा का राइट आंसर होगा प्रस्तावना, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना वाले भाग को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर के सवाल में है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आप लोगों को मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताना है, ठीक है। भारतीय संविधान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखना दोस्तों कि भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है आप सभी से, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बताएंगे दोस्तों कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। आप सभी को पता होगा कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर के सवाल में है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा 1950 जनवरी माह में। 1950 ईस्वी में जनवरी माह को ही भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। जनवरी माह में सन 1950 ईस्वी को भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 7 नंबर के सवाल में है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्ष 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है आप सभी से,
मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? यहाँ पर आप सभी से कहा गया है मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा 1987। सन 1987 ईस्वी में ही मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अंगीकृत का मतलब बिल्कुल भी लागू करना नहीं होता है बल्कि निर्माण करना होता है। 1949 ईस्वी में हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था और इसे लागू किया गया था सन 1950 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर अंगीकृत का अर्थ आप लोग लागू करना नहीं समझिएगा बल्कि दोस्तों निर्माण करना समझिएगा। ठीक है, निर्मित करना समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 9 नंबर के सवाल में पूछा गया है किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है। यहाँ पर बताएंगे आप लोग किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा कितनी है? 400 सदस्य, 425 सदस्य, 545 सदस्य या फिर 500 सदस्य। 9 का सही आंसर होगा दोस्तों 500 सदस्य। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? अमेरिकी राष्ट्रपति के समान, कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, ब्रिटिश महारानी के समान या फिर पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान? 10 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? 10 का सही आंसर होगा ब्रिटिश महारानी के समान। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों के.सी. वेयर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 11 का राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए आप लोग बताएंगे? तो यहाँ पर 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना है तो इसके लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? इनमें से न्याय का एक प्रकार कौन है आप लोग बताएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर 13 के लिए राइट आंसर हो जाएगा सभी। कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। न्याय के प्रकार तीनों ही हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। 14 नंबर के सवाल में कहा गया है संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आप लोग बताएंगे दोस्तों कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यहाँ पर 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही 14 का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 15 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं वो किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं आप लोग बताएंगे? तो यहाँ पर 15 का सही आंसर होगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? आप सभी बताएंगे कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का यहाँ पर सही आंसर होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 17 नंबर के सवाल में है
कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला किसे कहा गया है? कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? आप लोग बताइए। यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होगा, या फिर राज्यपाल होगा? 17 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर के सवाल में है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है बताइए। तो यहाँ पर 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। राज्यों के शासन में राज्यपाल को ही केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर के सवाल में कहा गया है, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है आप लोग बताएंगे। चुनाव आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा? 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर के सवाल में है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 21 नंबर के सवाल में आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? आप लोगों को उस समिति का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा बोलिएगा। 21 का सही ऑप्शन, 21 का सही ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 22 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? केंद्र के द्वारा, राज्यों के द्वारा, या फिर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा? यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर होगा राज्यों के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 23 नंबर के सवाल में है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951। सन 1951 ईस्वी को ही भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 24 नंबर सवाल है, योजना आयोग कौन सा निकाय था? योजना आयोग कौन सा निकाय था आप लोग बताएंगे। संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, व्यक्तिगत निकाय, इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर संवैधानिक निकाय। ऑप्शन नंबर बी 24 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर के सवाल में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव ने, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? आप लोग बताएंगे, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, सरदार पटेल ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने? 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर होगा इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर के सवाल में है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो यहाँ पर 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
यहाँ पर 28 नंबर के सवाल में है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना दोस्तों हुआ था कब? तो हुआ था 1950 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम 29 नंबर के सवाल में चलें तो 29 नंबर के सवाल में कहा गया है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो 29 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के। यहाँ पर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आते हैं 30 नंबर के सवाल में, पूछा गया है आप लोगों से, भारत में विदेशी नीति के संचालक कौन है? भारत में विदेशी नीति के संचालक का नाम बताना है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना ही डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ना ही बीपी सिंह है और ना ही यशवंत सिंह है। तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है कहाँ पर? किस नदी पर? ठीक है, किस नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है? कावेरी पर, गंगा पर, सतलज पर या फिर सिंधु पर? 31 का सही आंसर बताएंगे। 31 का सही आंसर हो जाएगा सतलज पर। सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर के सवाल में है, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? आप लोग उस प्रतिशत के मान को बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 32 के लिए सही आंसर होगा 33%। 33% ही दोस्तों 32 का राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है 33 नंबर में, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। नेपाल देश में ही पंचायत व्यवस्था लागू किया गया था, स्थापित किया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर के सवाल में है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं अलगवाद। यहाँ पर अलगाववाद होगा, अलगाववाद। अलगाववाद ही 34 का राइट आंसर होगा। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? बताइए, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? तो 35 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1975 ईस्वी में। 36 नंबर सवाल है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? आप लोगों को दोस्तों उस राज्य का नाम बताना है जिसका एक अपना संविधान है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर का ही अपना एक संविधान है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए 37 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 37 के लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। ठीक है, इसी विषय पर निर्णय दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझिएगा, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी 37 का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए 38 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत, यहाँ पर बोला गया है पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? तो 38 का यहाँ पर हमारे पास सही आंसर होगा बिहार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपना बिहार। आप लोग याद रखिएगा। आइए 39 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों कितने वर्षों तक चला था, कितने समय तक चला था? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। हाँ 6 वर्ष। 39 का सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए
यहाँ पर अगर हम 40 नंबर के प्रश्न को देखें तो पूछा गया इसमें दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है जी? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 41 नंबर सवाल में है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। आप लोगों को उस देश का नाम बताना है दोस्तों जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। तो यहाँ पर 41 के लिए राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 42 नंबर के सवाल में है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सन 1972 ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। आप लोगों को दोस्तों उस समझौता का नाम बताना है। तो यहाँ पर 42 के लिए राइट आंसर हमारे पास होगा दोस्तों आगरा का समझौता। आगरा का समझौता यानी कि यहाँ पर 42 का दोस्तों आगरा का समझौता नहीं, शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शिमला समझौता। यहाँ पर 42 का सही ऑप्शन शिमला समझौता होगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सन 1972 ईस्वी में शिमला समझौते पर ही हस्ताक्षर हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर पूछा गया है मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, किस में है बताइएगा, किस राज्य में है मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पर 43 के लिए सही आंसर हमारे पास हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ही मैकमोहन रेखा है। 44 नंबर क्वेश्चन में है ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी सन 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी सन 1966 ईस्वी को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो यहाँ पर 44 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा आयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। आयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर अगर हम 45 नंबर के सवाल में चलें तो इसमें पूछा गया है सन 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है। बताइए, सन 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो यहाँ पर 45 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा नीलम संजीव रेड्डी, नहीं होगा ज्ञानी जैल सिंह, और नहीं होगा जाकिर हुसैन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 46 नंबर के प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आप लोगों को अनुच्छेद संख्या बताना है। बताइए 46 का सही आंसर क्या होगा। 46 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 47 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों सन 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया। सन 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था आप लोगों को उस नारा का नाम बताना है। तो यहाँ पर 47 के लिए राइट आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर बी। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर के सवाल में कहा गया है भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर 48 के लिए राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 49 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आप लोगों को बताना है। बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था दोस्तों कब। तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर सवाल है जनसंघ के संस्थापक कौन थे। जनसंघ के संस्थापक का नाम बताना है। तो 50 का सही आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी 50 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर 51 नंबर के सवाल में चलें तो बोला गया है आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो 51 के लिए राइट आंसर होगा 1968। सन 1968 ईस्वी में ही आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर के सवाल में है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। भारत के संविधान में टोटल अध्याय कितने हैं जी। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अध्याय है। कितने अध्याय हैं 22। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर बात करते हैं 53 नंबर में।
53 नंबर सवाल है, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने वाले कौन होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 54 नंबर के सवाल में चले तो पूछा गया इसमें, भारत में राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री करते हैं? कौन करते हैं बताएंगे। तो 54 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल है आपके पास, माउंटेन मैन की उपाधि किसने दी गई है? किसे दी गई है? ठीक है, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है बताएंगे। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर हो जाएगा दशरथ मांझी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, दशरथ मांझी को दी गई है। यहाँ पर 56 नंबर के सवाल में कहा गया है, माउंटेन मैन का हिंदी क्या होता है? माउंटेन मैन का हिंदी होता है पर्वत दोस्तों, यानी कि आप पर्वतरोही समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 56 नंबर सवाल में है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो होता है वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर के सवाल में पूछा गया है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 58 नंबर के सवाल में कहा गया है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था जी? तो 58 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अंगापी जापू फिजा। नागा नेशनल काउंसिल का नेता अंगापी जापू फिजा थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 59 नंबर के सवाल में पूछा गया है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1991 ईस्वी में। सन 1991 ईस्वी में ही शीत युद्ध का अंत हुआ था। यहाँ पर बात करते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, G7 का आशय दुनिया के किन देशों से है? G7 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो यहाँ पर 60 के लिए राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देश। विकासशील देशों से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए यहाँ पर 61 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर 61 नंबर में कहा गया है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, या फिर शस्त्रीकरण की होड़, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। यहाँ पर 61 का सही आंसर क्या होगा? 61 का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखिएगा। 62 नंबर के सवाल में है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर सन 1991 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को ही दोस्तों सोवियत संघ का विघटन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न में। इसमें कहा गया है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो 63 के लिए राइट आंसर होगा यहाँ पर अमेरिका और सोवियत संघ। विश्व राजनीति के दो ध्रुव क्रमशः अमेरिका और सोवियत संघ थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 64 नंबर के सवाल में कहा गया है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो यहाँ पर 64 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का सही आंसर सन 1936 होगा। सन 1936 ईस्वी में ही स्टालिन संविधान लागू हुआ था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 66 नंबर के सवाल में कहा गया है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? आप लोग बताएंगे। बताइए यहाँ पर 66 का सही आंसर। 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा लेच वालेसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। लेच वालेसा ने ही नेतृत्व किया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा।
यहाँ पर 67 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 67 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति कौन, तो पुतिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 68 नंबर के सवाल में देखें तो बोला गया है सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत यानी कि बाद में कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अमेरिका। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में उभरा था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। यहाँ पर 69 नंबर के सवाल में कहा गया है शॉक थेरेपी को अपनाया गया, बताएंगे। शॉक थेरेपी को अपनाया गया था कब, कब अपनाया गया था शॉक थेरेपी को, तो दोस्तों यहाँ पर 69 का सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी। सन 1990 ईस्वी में ही शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर सवाल है अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमेरिका के उस राष्ट्रपति का नाम बताना है आप लोगों को जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर 70 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 71 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें कहा गया है कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया। कुवैत जो शहर है उसे किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था, तो यहाँ पर 71 के लिए सही आंसर होगा इराक। इराक राइट आंसर होगा, ठीक है। इराक के चुंगल से ही मुक्त कराया गया था। 72 नंबर के सवाल में है किस राज्य में मदरसे से चल रहे हैं, किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान है, यहाँ पर तालिबान है, तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण वे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई और कोई देश नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। यहाँ पर राज्य बोला है, राज्य नहीं होगा, देश ना होगा जी, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पाकिस्तान देश में मदरसे चल रहे हैं जहाँ तालिबान को आतंकवाद का प्रशिक्षण और शिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 73 नंबर सवाल में है 2003 में अमेरिकी ने किस देश पर हमला किया। 2003 में अमेरिका देश ने किस देश पर हमला किया था, बताएंगे। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इराक। इराक देश पर ही हमला किया था, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 74 नंबर सवाल है समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। समाजवादी जो बाजारी अर्थव्यवस्था है वो किस देश में लागू हुई थी, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास चीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 75 नंबर के सवाल में कहा गया है कौन सा देश गाजर हुए छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। आप सभी को उस देश का नाम बताना है दोस्तों जो कि गाजर हुए छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। चीन को याद रखिएगा, ठीक है। आइए 76 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका बिल्कुल भी दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है। आसियान का सदस्य कौन है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सदस्य है किसका, तो आसियान का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 78 नंबर सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर होगा भारत। भारत बिल्कुल भी आसियान का सदस्य नहीं रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है 79 नंबर सवाल में कहा गया है दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ। आप सभी बताएंगे कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुए थे।
तो 79 का राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान। ठीक है। 80 नंबर सवाल है, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज है? दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज है? आप सभी को बताना है उस देश का नाम। तो यहाँ पर 80 के लिए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। यहाँ पर 81 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है बताएंगे? तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड बिल्कुल भी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 83 नंबर सवाल में है, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? आप लोग बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर दोस्तों 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ए यानी कि FD रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 84 नंबर के सवाल में कहा गया है, बोला गया है किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो सही आंसर होगा महासचिव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, महासचिव। महासचिव याद रखना, गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता एक महासचिव ही दे सकता है। 85 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है 85 नंबर सवाल में, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है बताएंगे? तो यहाँ पर 85 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 86 नंबर सवाल में है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर 86 का सही आंसर हो जाएगा 1945। सन 1945 ईस्वी में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 87 नंबर सवाल है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? सफलता वाला। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को उस ईस्वी का नाम बताना है। ठीक है, यानी कि समय बताना है कब किया गया था। 87 के लिए सही आंसर हमारे पास दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, हमें लगता है ना 1998 ईस्वी। हाँ, 1998 ईस्वी में ही भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 88 नंबर सवाल है, 9 उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? 9 उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा था? तो 88 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घाना के एन क्रूमा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 89 नंबर के सवाल में कहा गया है, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? कोरिया के युद्ध में, खाड़ी युद्ध में, कांगो के गृह युद्ध में, या फिर इराक के युद्ध में? 89 का सही आंसर बताएंगे। 89 का सही आंसर होगा कांगो के गृह युद्ध में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 90 नंबर में कहा गया है, भारत का वायु प्रदूषित नगर है। भारत का वायु प्रदूषित नगर मुंबई भी है, कोलकाता भी है, कानपुर भी है, यानी कि सभी होगा। 90 का सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 नंबर सवाल है दोस्तों आप लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? पर्यावरणविद कौन नहीं है बताएंगे? यहाँ पर राइट आंसर 91 का सही आंसर होगा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी एक पर्यावरणविद नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 नंबर के सवाल में कहा गया है, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? वैश्विक ताप वृद्धि से दोस्तों किस देश को सबसे अधिक खतरा है? मालदीव को, बांग्लादेश को, भारत को, या फिर पाकिस्तान को? 92 का राइट आंसर बताएंगे। 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मालदीव को। आप लोग याद रखिएगा मालदीव को। 93 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है
किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? आप लोगों को कमेटी का नाम बताना है। आप बताइए कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? तो 93 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तिवारी कमेटी। तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर ही भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 94 नंबर सवाल में है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, यही कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आइए 95 नंबर में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, B.S. नायपाल कौन थे? B.S. नायपाल कौन थे? बताएंगे आप लोग B.S. नायपाल कौन थे? 95 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 96 नंबर सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? यहाँ पर विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, आप लोगों को उस वर्ष का मान बताना है। यहाँ पर 96 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सन 1929 ईस्वी। सन 1929 ईस्वी को ही आरंभ हुआ था क्या? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट, याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 97 नंबर के सवाल में है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? विशेष महत्व किसका है दोस्तों? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, राज्यसभा के प्रस्ताव का है, संसद के प्रस्ताव का है, लोकसभा के प्रस्ताव का है, या फिर विधानसभा के प्रस्ताव का है। राइट आंसर 97 का क्या होगा? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के प्रस्ताव का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 98 नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर क्या होगा? 98 का सही आंसर होगा विवेक। विवेक पर दोस्तों बल देता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 99 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? आप लोगों को दोस्तों अनुच्छेद का संख्या बताना है। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? यहाँ पर अनुच्छेद 22 द्वारा होगा, अनुच्छेद 23 द्वारा होगा, अनुच्छेद 33 द्वारा होगा, या फिर अनुच्छेद 32 द्वारा होगा। 99 का राइट आंसर बताएंगे। 99 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22 द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 100 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया दोस्तों आप लोगों से, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही ऑप्शन बताइए, सभापति, अध्यक्ष, प्रधान या मुखिया। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को दोस्तों कहा जाता है सभापति। 100 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 100 का राइट आंसर होगा सभापति। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सभापति बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का ए राइट होगा। इस वीडियो में मैंने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बताया है। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि सारे के सारे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आएंगे। मैं फालतू यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं दोस्तों झूठा झांसा आप लोगों को नहीं दूंगा कि आप लोग सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए। सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, सभी के सभी प्रश्न बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को सेट बाय सेट करके, ठीक है, सेट बाय सेट करके कुल जितने सारे दोस्तों आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत किए हैं, अगर आप सभी वीडियो के प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, उनके उत्तर को याद कर लेते हैं, तो दोस्तों आप कम से कम आप लोग दोस्तों 50 में से दोस्तों आप लोग 30 प्लस सही कर सकते हैं। ठीक है, 30 प्लस आप लोग सही कर सकते हैं। अगर आप 30 प्लस सही कर सकते हैं तो दोस्तों 20 तो आप लोग अपना ही से मार दीजिएगा, 50 में 50 हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का काफ़ी दोस्तों अगर है प्रश्नों का जो सलूशन है उनका हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा
और साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।